हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल टेक फॉर सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स। इस बार हम एसएससी जेईएन एग्ज़ाम्स में 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आए हैं। यहाँ आपको इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसएससी जेईएन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो रहता है बीएमसी सब्जेक्ट का, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का। तो क्यों ना 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ को बीएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन से ही शुरू किया जाए। तो ये इसका पार्ट 1 है, जहाँ हम बीएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट appears due to presence of alkalis in the bricks? Options are, first option bloating, second black core, थर्ड क्रैक्स एंड फोर्थ एफ्लोरेंसिस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एफ्लोरेंसिस। यहाँ में पूछा गया है कि जब प्रेजेंस होती है एल्कलीज की तो ब्रिक्स में किस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है, वो होता है एफ्लोरेंसिस। यहाँ हमने एक इमेज ऐड की है जो आपको क्लियर बता रही है कि यहाँ पर ब्रिक्स में जो इस तरीके के हुआ है डिफेक्ट, ये एफ्लोरेंसिस कहलाता है। ब्रिक्स में कुछ और तरीके के डिफेक्ट होते हैं जो इसके ऑप्शंस में अभी हम देखने को मिले थे, ब्लोटिंग, ब्लैक कोर, क्रैक्स तो जनरली आप समझ ही जाएंगे कि ब्रिक में जो क्रैक्स हो जाता है। इसके अलावा होता है इसमें डिफेक्ट ब्लैक कोर, स्पॉट्स, ब्लोटिंग, शफ्स, पोरोसिटी। ब्लैक कोर जो होता है वो होता है दिस रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर बर्निंग। स्पॉट्स, आयरन सल्फाइड इफ प्रेजेंट इन द ब्रिक क्ले रिजल्ट्स इन डार्क सरफेस स्पॉट्स on the brick surface. Blotting caused due to presence of excess carbonaceous matter and sulfur in brick clay. Shafts, the deformation of the shape of brick caused by the rainwater falling on hot bricks. अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है इम्पॉर्टेंट, एक तो ब्लोटिंग इम्पॉर्टेंट है और शफ्स इम्पॉर्टेंट है। आगे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। पोरोसिटी, हैविंग पोर्स इनसाइड द ब्रिक्स, ये तो आप जनरली इसके वर्ड से ही समझ जाएंगे। यहाँ हमने इमेज ऐड करी है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो है ये ब्लैक कोर है, जिस वजह से ये इसमें स्पॉट्स वगैरह रह जाते हैं। ये फ्लोरेंसिस है, ये वाली जो इमेज है ये फ्लोरेंसिस है। ये स्पॉट्स ब्लैक कोर वाली, ये ब्लैक कोर है। ये आप देखेंगे तो ये शफ्स है। आप बस इनकी इमेज को ध्यान रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया है तो इसके दूसरे डिफेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखिए ये एक और इमेज है, ये ब्लोटिंग है। ब्लोटिंग का जो डेफिनेशन है वो आप वापस से पढ़ें। तो ब्लोटिंग है कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक क्ले, ये ब्लोटिंग का डेफिनेशन है। अब डायरेक्टली जब क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये लिखा हुआ हो कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक क्ले, तो वो कौन सा वाला डिफेक्ट है, तो वो ब्लोटिंग। एक आप शफ्स को भी ध्यान रखें। जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है डिफेक्ट से, तो ब्रिक्स में एफ्लोरेंसिस टेस्ट होता है इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ हमने एक रेफरेंस बुक्स की इमेज ली है एफ्लोरेंसिस टेस्ट की। ये एफ्लोरेंसिस टेस्ट जो किया जाता है ब्रिक में, ये चेक किया जाता है प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन ब्रिक्स, ये चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें वाइट और ग्रे पैचेस आ जाते हैं ब्रिक के ऊपर। अगर इसमें एल्कलीज की परसेंटेज है तो इसके वाइट और ग्रे पैचेस आ जाते हैं ब्रिक सरफेस के ऊपर। और इस टेस्ट को करने के लिए कुछ नहीं, बस ब्रिक को 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है, फिर इसे बाहर ला करके और फिर इसे सुखा दिया जाता है। जब जो वाइटिश लेयर होती है अगर वो शो नहीं हो रही है तो उसमें
नो एफ्लोरेंसेस। अगर वाइटिश लेयर शो कर रही है और वो उसकी 10% सरफेस को कवर कर रही है तो वो लो एफ्लोरेंसेस, 50% कवर कर रही है तो मॉडरेट एफ्लोरेंसेस, एंड 50% से ज़्यादा उसकी सरफेस को कवर कर रही है वाइटिश लेयर तो वो सवर कंडीशन की हो जाती है। ऐसी ब्रिक्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर इसके अलावा ब्रिक्स के कुछ और भी टेस्ट हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में किया जाता है। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए लेकिन वाटर अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है। कि जब हम 24 आवर्स के लिए ब्रिक को इमर्स करते हैं वाटर में तो फिर उसके बाद उसका जो वेट बढ़ जाता है वो कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो उसका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ब्रिक हमारी जो है वो 24 आवर्स में लेस वाटर ही अब्जॉर्व करती है वो गुड क्वालिटी की होती है। एफ्लोरेंसेस टेस्ट आप देख ही चुके हैं। एक होता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में कुछ नहीं, ब्रिक सरफेस के ऊपर स्क्रैच करके देखा जाता है। अगर कोई इंप्रेशन शो नहीं कर रहा है तो वो ब्रिक हार्ड है। एक शेप एंड साइज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। शेप एंड साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस की ये डायमेंशंस याद रखें। दो ब्रिक को जब रखा जाता है तो फिर जब उनका जो लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है, ये उसकी डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है या बहुत कम है तो फिर वो शेप और साइज़ उसका सही नहीं है। एक कलर टेस्ट होता है, ब्राइट कलर में होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। एक साउंडनेस टेस्ट, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है कि साउंडनेस टेस्ट जब ब्रिक का किया जाता है तो किस तरीके का साउंड वो स्टक करता है। जब दोनों को, दो ब्रिक को अगर एक दूसरे से स्टक किया जाए तो वो किस तरीके का साउंड करती है, तो वो क्लियर मेटेलिक रिंगिंग का साउंड करती है। ये कुछ इजी तरीके के क्वेश्चन में आती है चीज़ें, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में। एक टफनेस टेस्ट किया जाता है। 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को अलाउ, फ्री फॉल के लिए अलाउ कर दिया जाता है। अगर वो नहीं टूट रही है तो वो टफ ब्रिक है। एक स्ट्रक्चर टेस्ट किया जाता है, ये फिजिकली टेस्ट भी होता है। ब्रोकन ब्रिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई क्रैक, कोई होल, कोई पोरस नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो गुड क्वालिटी की ब्रिक्स है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स। तो ये कुछ ब्रिक्स के टेस्ट हैं। ये यहाँ पर हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जब ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं, उसके डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो आप उसके टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लें। ये इसके डिफेक्ट्स थे और ये कुछ उसके टेस्ट थे। टेस्ट हो गए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, एफ्लोरेंसेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट, कलर टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट एंड स्ट्रक्चर टेस्ट। ये कुछ टेस्ट ध्यान में रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस Boschry process is used? Options are, first option manufacturing of brick, second manufacturing of cement, third production of clay tiles and fourth treatment of green timber. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। Boschry प्रोसेस काफ़ी कम लोगों को पता है। यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड करी है, ये मॉडिफाइड Boschry प्रोसेस को बता रहा है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो यहाँ पर जो टिम्बर होती है उनको जब हम कट करते हैं तो फिर उन्हें एक लेयर्स में जमा करके और फिर उनमें कॉपर सल्फेट
या फिर अदर वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव्स का सॉल्यूशन फिल कर दिया जाता है। ये उनका सीजनिंग प्रोसेस होता है ताकि उनसे मॉइस्चर कंटेंट को हटा दिया जाए और उन्हें जिन भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है उनके लिए उन्हें सही परफेक्ट किया जा सके। इसमें मेनली जो किया जाता है बॉशरी प्रोसेस वो बम्बू वाली जो होती हैं, बम्बू की लकड़ी, उनके लिए किया जाता है। इनके लिए इनको बम्बूस को रखा जाता है लेयर्स में और फिर उनके बाद में प्रिजर्वेटिव्स या उसका सॉल्यूशन जो होता है वो उनके अंदर फिल किया जाता है और फिर उन्हें नेचुरली छोड़ दिया जाता है जिससे वो प्रिजर्वेटिव्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो उनमें मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉजेज लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन ऑफ वुड्स बिटवीन द एनुलर रिंग्स इज नोन एज फर्स्ट ऑप्शन नॉट्स, सेकेंड रिंडगाल, थर्ड शेक्स एंड फोर्थ ट्विस्टेड फाइबर्स। तो जो डिफेक्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन ऑफ वुड्स, ये एनुलर रिंग से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट है ना, आप इसमें एक मेन चीज़ ध्यान रखें कि एनुलर रिंग से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट्स हैं वो शेक्स में आएंगे। अब ये तो था इजी लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर, लेकिन है ना अब जब आपसे पूछे तो आपसे ये टाइप ऑफ शेक्स भी पूछ लेता है कि सबसे पहले तो शेक की डेफिनेशन पढ़ ले। शेक्स रिप्रेजेंट क्रैक्स इन द वुड बिटवीन एनुलर रिंग्स। अब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शेक्स, ये जो डिफेक्ट होता है वुड में, ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं शेक्स के। एक होता है रिंग शेक, ये रिंग शेक में इस तरीके के एनुलर रिंग में होता है। एक होता है कप शेक, ये इस तरीके का होता है। और इसमें और इसकी टाइप देखें तो इसकी और टाइप है हार्ट शेक, स्टार शेक एंड रेडाइल शेक। इसमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है वो होता है हार्ट शेक एंड स्टार शेक। हार्ट शेक जो होता है वो होता है, ये इनर सरफेस में होता है व्हेन ट्रीज ओवर मैच्योर्ड, और इसकी सबसे मेन जो होती है वो इसकी आप प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखें तो ये ऐसे होती है कि दीज आर वाइडर एट सेंटर एंड ये कम होता है बाहर की तरफ, मतलब ये अंदर की तरफ से तो बढ़ता हुआ बाहर की तरफ छोटा होता हुआ जाता है। ये इस तरीके का हार्ट शेक होता है। और स्टार शेक जो होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है कि ये अंदर की तरफ से तो कम होता है और बाहर की तरफ फैलता जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हार्ट शेक और स्टार शेक में इस मेन डिफरेंस को ज़्यादा अच्छे से याद रखें। हार्ट शेक जो होता है ये वाइडर होता है इनर सरफेस में एंड बाहर की तरफ आते हुए कम होता जाता है। और इसी तरीके से स्टार शेक जो होता है ये अंदर की तरफ कम होता है और बाहर की तरफ आते आते ये वाइडर होता जाता है। रेडाइल शेक तो आप समझ ही जाएंगे कि ये रेडाइल होता है और ये इस सिमिलर होता है स्टार शेक की तरह। तो सिंपली जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिफेक्ट इन टिम्बर लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन एनुलर रिंग्स। एनुलर रिंग से रिलेटेड जो भी होगा वो शेक्स होंगे और शेक्स में भी ये टाइप्स बता दिए गए हैं। अगर इमेज है या फिर इसके अलावा हार्ट शेक या स्टार शेक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर on large scale to obtain any desired moisture content. Options are first option air seasoning, second option boiling process, third option kiln seasoning and fourth water seasoning. तो जब भी रैपिड सीजनिंग की बात होए तो रैपिड सीजनिंग में जो इसका ऑप्शन है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है किल्न सीजनिंग। एयर सीजनिंग फ्रीली छोड़ दो हवा में और नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस है ये सीजनिंग का। बॉइलिंग प्रोसेस ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है बॉईल करके। वाटर सीजनिंग ये भी आर्टिफिशियल प्रोसेस के अंदर आता है। रैपिड सीजनिंग के लिए टिम्बर के लिए जो लार्ज स्केल पे
ऑब्टेन किया जाता है वो इसका किल सीजनिंग, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर मेथड बताए हैं कुछ। सबसे पहले तो किल सीजनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जब क्वेश्चन इससे सीजनिंग से रिलेटेड आया ही है तो फिर जब इसमें तो ये इसका सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, आगे जब भी पूछे तो ये पूछ सकता है कि किस तरीके का किल सीजनिंग में कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। तो आप ध्यान रखिए 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसमें जो भी इसका चैम्बर होता है इसके अंदर ये टेम्परेचर रखा जाता है। इन दिस मेथड द drying of timber is carried out inside an airtight chamber of oven. Timber is arranged, free circulation of air रखा जाता है। Timber is arranged inside chamber such that space left for free circulation. Then fully saturated air temperature of 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अच्छे से ध्यान रखें कि ये टेम्परेचर रखा जाता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मॉडरेट टू हाई लेवल के आ रहे हैं। वहाँ पर आपसे कुछ तो बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ डायरेक्टली इस तरीके की टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ली जाएंगे कि भाई जो भी ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है इसमें कितना टेम्परेचर रखा जाता है, या फिर इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए अगर कोई सॉल्यूशन लिया जाता है तो वो सॉल्यूशन का क्या नाम है। तो आप इस तरीके की कुछ टेक्निकल टर्म्स को ध्यान रखें। इसका प्रोसेस बस सिंपल सा यही है, 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड चैम्बर के अंदर टेम्परेचर रखा जाता है, फुली सैचुरेटेड किया जाता है और मॉइस्चर कंटेंट उसका टिम्बर्स का डिक्रीज किया जाता है। Relative humidity is now gradually reduced. Temperature is then raised and maintained till desired degree of moisture content is attained. ये एक्चुअली आर्टिफिशियल प्रोसेस में आता है। वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज किया जाता है। सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज की करके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, और जो टेम्परेचर वो रखा जाता है 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर मॉइस्चर कंटेंट कम किया जाता है। यहाँ पर ये कंपैरिजन है नेचुरल सीजनिंग और किल सीजनिंग में। मॉइस्चर कंटेंट डिफिकल्ट टू रिड्यूस टू द मॉइस्चर कंटेंट बिलो 18%। किल सीजनिंग जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कैन बी रिड्यूस्ड एनी डिजायर्ड लेवल। नेचर जो होता है वो होता है सिंपल एंड इकोनॉमिकल। किल सीजनिंग में होता है एक्सपेंसिव एंड क्वाइट टेक्निकल। क्वालिटी ऑफ टिम्बर, एयर सीजन टिम्बर इज मोर लाइबल टू अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। किल सीजनिंग के अंदर लेस लाइबल ऑफ अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। स्पेस जो चाहिए होता है वो इसके अंदर ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसमें कम स्पेस चाहिए होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो होता है नेचुरल सीजनिंग में। किल सीजनिंग में क्विक प्रोसेस होता है। नेचुरल सीजनिंग से जो हमें टिम्बर मिलती है वो स्ट्रॉन्ग टिम्बर होती है, और किल सीजनिंग के अंदर जो आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है ये जल्दी तो कर हो जाता है लेकिन ये लिटिल वीकर टिम्बर होती है। ये इसके कंपैरिजन है दोनों के। कई बार 4 इसके स्टेटमेंट दे करके इन्हीं के अंदर डिफरेंस पूछ ले कि इसके अंदर कम होता है, इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसमें से कौन सा वाला सही है ऑप्शंस। ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर के प्रोसेस हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो वो ये आ जाता है एक तो कि सीजनिंग में जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट कितना डिक्रीज किया जाता है। सीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट बाय ड्राइंग अंडर कंट्रोल कंडीशन। ये तो सीजनिंग की डेफिनेशन हो गई। अ वेल सीजन पीस ऑफ टिम्बर कंटेन्स मॉइस्चर कंटेंट इन द रेंज ऑफ 10 to 12%। सीजनिंग के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को 10 to 12% तक लाया जाता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीजनिंग: रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर, इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रेजिलेंस एंड वर्केबिलिटी एंड डायमेंशन स्टेबिलिटी,
reduce its tendency to split and decay, make it suitable for painting, reduce its weight, moisture content decrease होगा तो उसका weight भी decrease हो जाएगा, make timber burn readily it if used as fuel, अगर उसे फ्यूल के लिए यूज़ किया जा रहा है तो बर्न इजीली हो जाए, मेक इट सुटेबल फॉर ग्लूइंग। ये ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रखें कि हो सकता है स्टेटमेंट ही आ जाए कि ये इसके ऑब्जेक्टिव में से उसमें से 3 ऑब्जेक्टिव तो उसके सही हो और एक ऑब्जेक्टिव गलत हो। तो इसमें जो मेन है वो ये 3-4 मेन ध्यान रखें। एक तो रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग, इसके अलावा एक ये ध्यान रखें, रिड्यूस इट्स टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डिके। आगे कुछ मेथड ऑफ सीजनिंग है जिसमें नेचुरल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग, या आप तसल्ली से एक बार इसको पढ़ लें, बस इसका बेसिक ध्यान रखें, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब जो आ रहे हैं क्वेश्चंस वो मॉडरेट टू हाई लेवल के आ रहे हैं। तो उसमें एक तो बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक डायरेक्टली टेक्निकल टर्म या टेक्निकल वैल्यू पूछ ली जा रही है डायरेक्टली ही। तो आप तसल्ली से इसे एक बार रीड कर ले। नेचुरल सीजनिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये भी पढ़ ले। आर्टिफिशियल सीजनिंग से रिलेटेड भी पढ़ ले। आर्टिफिशियल सीजनिंग से रिलेटेड कौन कौन से मेथड है, जिसके अंदर मेथड है किल सीजनिंग एक मेथड है। किल सीजनिंग के अंदर भी 2 किस तरीके के टाइप्स होते हैं, प्रोग्रेसिव किल्न, कंपार्टमेंट स्टेशनरी किल्न। एक बार बस इसे रीड कर लें। अभी मैं इसे रीड करूँगी और मैं आपको रीड भी कर दूँगी, बट अगर मैं इसे रीड करूँगी तो थोड़ा सा आपके लिए ये थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। आप खुद इसे एक बार रीड कर लें तसल्ली से। मैं जो आपको बताऊँगी वो आपको सिर्फ ये नहीं कि बस मेरे पास एक PDF है तो मैंने एक PDF तैयार की, इसे आपको पढ़ के सुना दिया। मैं आपको इसमें जो बताऊँगी वो आपको एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो वो, और एक बेसिक किस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, बेसिक जिस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। बाकी जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो प्रोसेस तो सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। बस आप उसको एक बार रीड कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कैसा क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ये ऐड इसलिए की गई है इमेज इसमें, ताकि आप तसल्ली से जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी आप इसको एक बार फटाफट से इसको एक बार में पढ़ ले, ताकि आपको एक बार से माइंड में आ जाए कि इसमें कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं इसमें बीच में बताती जा रही हूँ। अब सीजनिंग के जो मेथड है उसमें एक नेचुरल प्रोसेस हो गया, आर्टिफिशियल के अंदर फर्स्ट जो था वो किल सीजनिंग हो गया, सेकंड इलेक्ट्रिकल सीजनिंग हो गया। इसमें भी आप सिंपल समझ ही जाएं, एक बार पढ़ लेना इसे। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग भी, बॉइलिंग प्रोसेस भी इसके अंदर होता है, ये भी आप एक बार पढ़ ले। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है अब वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर केमिकल सीजनिंग से रिलेटेड। केमिकल सीजनिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये इसका पैराग्राफ है। इसके अंदर आप जो इसके सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन को एक बार माइंड में रखें। जैसे कि जो इसके सॉल्यूबल, जो इसके केमिकल सीजनिंग या सॉल्ट सीजनिंग भी इसको बोलते हैं, तो टिम्बर को जब इमर्स्ड किया जाता है सॉल्यूशन में तो कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, जैसे यूरिया, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये इनको ध्यान रखें आप। हो सकता है कि केमिकल सीजनिंग, सॉल्ट सीजनिंग से रिलेटेड 4 ऑप्शंस के अंदर 3 ऑप्शन ये हो और एक ऑप्शन कुछ और हो, कि अब इनमें से ये बताए कि कौन सा वाला यूज़ नहीं किया जाता है सॉल्यूशन, या इन चारों में से एक आ जाए कि कौन सा वाला सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। तो आप ये सॉल्यूशन सॉल्ट ध्यान में रखें। मैं आपको यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, बाकी जो प्रोसेस है वो आप एक बार में रीड कर लें। यूरिया, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा ये हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग ओवर नेचुरल सीजनिंग। ये भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप एक बार पढ़ लें। ये वही है जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वही है जो हमने अभी ऊपर देखे थे, जो कंपैरिजन किया हुआ था आर्टिफिशियल और नेचुरल सीजनिंग का, तो ये उसी से रिलेटेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं।
अभी मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगी तो आपके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप का हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल किताब जैसा ही हो रहा है, तो मैं इसके लिए इसको पढ़ नहीं रही हूँ। आप तसल्ली से इसको एक बार खुद ही रीड कर ले, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ asphalt इन द कटबैक asphalt? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 10%, सेकंड 30%, थर्ड 50% एंड फोर्थ 80%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 4, 80%। एक्चुअल में ये 80% नहीं होता है, एक्चुअल में ये 85% होता है। ये देखिए, ये होता है कटबैक asphalt एंड ये asphalt emulsion। कटबैक asphalt के अंदर जो होता है वो 85% होता है, यहाँ पर 80% है इसका। परसेंटेज कंटेंट ऑफ asphalt जो होता है वो कटबैक asphalt में होता है 85%, और asphalt emulsion में जो होता है वो होता है 67%। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म नोटिस करने वाली है कि asphalt सीमेंट में और कटबैक asphalt में और asphalt emulsion में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर इमेज हमने ये ऐड की हुई है, डिफरेंस बिटवीन कटबैक asphalt एंड asphalt emulsion। Emulside asphalt is a suspension of asphalt in water by using by emulsifying agent which impose an electric charge on asphalt particle so that they will join and cement together. Cutback asphalt is a simply asphalt dissolved in petroleum। ये इसका डिफरेंस है, इसको भी आप ध्यान रखिए कि हो सकता है नेक्स्ट का भी क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का डिफरेंस ही आ जाए। या हमने एक इमेज और ऐड की हुई है कि जब हम इस इमल्शन को फिल किया जाता है एग्रीगेट के साथ में, तब इसके ऊपर कितना फर्क पड़ता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले जब एग्रीगेट फिल किया हुआ था तो ये इसकी करेक्ट हाइट पे था, जो इसकी हाइट है, लेकिन जब इसके अंदर इमल्शन फिल किया जाता है तो ये एक दूसरे के साथ ये बाइंडिंग हो जाते हैं, और ये इसका जो बाइंड होने की वजह से जो इसका बाइंडर है ये इसकी नेगेटिव में 70% पे आ जाता है इसकी हाइट पे। तो ये बिफोर क्योरिंग है और ये आफ्टर क्योरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमिन रिंग एंड बॉल अपैरेटस इज यूज्ड? ऑप्शंस आर, फर्स्ट पेनिट्रेशन टेस्ट, सेकंड सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, थर्ड विस्कोसिटी टेस्ट एंड फोर्थ फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए जो इसमें ये रिंग एंड बॉल अपैरेटस यूज़ किया जाता है, ये हमने इमेज यहाँ ऐड की है। ये होता है रिंग एंड बॉल अपैरेटस, और इसमें ये बिटुमिन टेस्ट किया जाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7 नंबर का, इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ द बिटुमिन विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल अपैरेटस व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 0.35, ये सेंटीमीटर में है डायमीटर इसका स्टील बॉल का। सेकंड ऑप्शन 0.65, थर्ड ऑप्शन 0.95 एंड फोर्थ 1.25। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 0.95 सेंटीमीटर के अंदर। जब पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपली मैंने सोचा कि बस इसकी अपैरेटस की इमेज ही ऐड कर देते हैं, लेकिन जब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि बॉल का डायमीटर पूछ रहा है, ये स्टील बॉल का डायमीटर, तब फिर इसके लिए कुछ चीज़ें ऐड करना ज़रूरी हो गया कि अब जो एसएससी है वो सिर्फ अपैरेटस के बारे में ही नहीं पूछ रहा है, अपैरेटस में जो डायमेंशंस है उसके अपैरेटस की वो भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में होता क्या है। Softening point denotes the temperature at which the bitumen attains a particular degree of softening under the specification of test. The test is conducted
by using ring and ball apparatus. A brass ring containing test sample of bitumen is suspended in liquid like water or glycerin at a given temperature. अब मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ये सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता क्या है। एक्चुअल में क्या करते हैं, ये यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे तो ये 2 रिंग होती है। इन रिंग का जो डायमेंशंस है वो नीचे एक इमेज ऐड की हुई है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। ये 2 रिंग होती है, ये ब्रास की रिंग होती है। और सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये नीचे वाली रिंग है इसके अंदर क्या करते हैं, बिटुमिन को लिक्विड फॉर्म में ला करके इसमें फिल किया जाता है। फिर उसका टेम्परेचर कम करके उसको ठंडा कर दिया जाता है। और ये सब कुछ करेक्ट स्पेसिफिकेशन में होता है। करेक्ट टेम्परेचर के साथ में उस वहाँ पर कंट्रोल रखा जाता है चीज़ों को, टेम्परेचर वगैरह, मॉइस्चर कंट्रोल रखा जाता है। करेक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ चीज़ की जाती है। मैं आपको इसको बस सिंपल प्रोसेस से बता रही हूँ ताकि आप बेसिक समझ जाएं कि सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या चीज़ है और रिंग एंड बॉल अपैरेटस में बेसिकली होता क्या है। तो ये जो 2 ब्रास रिंग है, इसमें से जो ये नीचे वाली रिंग है, इस रिंग के अंदर बाहर की तरफ, ये अभी अंदर की तरफ नहीं, इसको रिंग को बाहर रख करके और इसके अंदर बिटुमिन को फिल कर दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में। फिर उसे ठंडा कर दिया जाता है जिससे वो बिटुमिन जम जाता है। अब जमने के बाद वो हो गया उसका टेम्परेचर पे ठंडा। अब इसके बाद में इस रिंग को इस अपैरेटस में यहाँ रखा जाता है पानी से फिल करके, और इसके ऊपर ये दूसरी रिंग रखी जाती है। और ये जो दूसरी रिंग है, इस रिंग के ऊपर इस स्टील बॉल को रखा जाता है। जो ये स्टील बॉल है ना, जिसका डायमेंशन यहाँ पूछा गया है, जिसका डाया यहाँ पूछा गया है 0.95 सेंटीमीटर के अंदर जिसका डाया पूछा गया है, इस बॉल को इसमें रखा जाता है। और फिर धीरे धीरे पर मिनट इसका 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। यहाँ पर ये एक लगा हुआ है स्टिर करने के लिए। इसके अलावा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए भी इसको कनेक्शन किया हुआ होता है पूरे तरीके से, और इसका पर मिनट 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। जिस टेम्परेचर पे ये बिटुमिन पिघल जाता है, और बिटुमिन, अब ये नीचे वाली रिंग के यहाँ पर बिटुमिन है और इसमें पिघलेगा, तो जो स्टील बॉल है ऊपर की तरफ, वो बिटुमिन पिघलेगा तो वो स्टील बॉल नीचे की तरफ आती है। तो जो ये इसका पॉइंट होता है ना, जिस जगह ये बॉल जो होती है वो इस ऊपर वाली रिंग से क्रॉस करके बिटुमिन में मेल्ट होकर के नीचे की तरफ आकर के गिरती है। ये नीचे की तरफ जब आकर के गिरती है ना, फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल, इन दोनों टेम्परेचर को नोट किया जाता है। और ये जो टेम्परेचर होता है, ये होता है इस बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट। और अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें कि ये अगर सिंपल प्रोसेस के अंदर अगर इसका उद्देश्य जानने की कोशिश करें कि ये किया ही क्यों जाता है, तो राजस्थान जैसे स्टेट में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मियों में 47 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, और हाईवे मटेरियल में बिटुमिन को जब यूज़ किया जाता है, तो जब टेम्परेचर 47 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री, इतना चूरू जैसे ज़िलों के अंदर 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तब हाईवे मटेरियल जो बिटुमिन यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि भाई हमने पहले तो सड़क बना ली और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो कई बार आपने देखा होगा पिघल जाता है बिटुमिन। तो वो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है टेम्परेचर, वो होता है, वो चेक करने के लिए किया जाता है, ताकि ऐसे राज्य जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो तो बिटुमिन पिघल के जो सड़क है वो ख़राब ना हो, उसमें डिफेक्ट ना हो और दिक्कतें ना आए। इस वजह से ये प्रोसेस को किया जाता है। तो बेसिकली जो होता है वो होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ये अब मेन चीज़ें जो इसमें ध्यान रखने की है वो है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो किया जाता है वो रिंग एंड बॉल अपैरेटस में किया जाता है। प्रोसेस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप मेन इसके ऑब्जेक्ट को समझ जाएं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका। और इसके अलावा रही इस अपैरेटस के स्पेसिफिकेशन की बात, तो स्टील बॉल जो होती है वो सेंटीमीटर में इसका जो डाय होता है 0.95 होती है। इसके अलावा जो ये ब्रास रिंग होती है, इनका भी डायमेंशन होता है। तो ये इसका टेस्ट है, ये टेस्ट का इसका कोड है, और इसकी डेफिनेशन आप तसल्ली से पढ़ लें। ये वही है जो मैंने आपको समझाया है। अब मैं इसको पढ़ूंगी तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, आप इसको तसल्ली से एक बार पढ़ लें। मेन जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। स्टील बॉल 2 यूज़ की जाती है, 9.5 डायामीटर की, वेट उनका ये रहता है।
जो 2 ब्रास रिंग यूज़ की जाती है उनकी डेप्थ 6.4 mm में, इनसाइड डायमीटर बॉटम वाली रिंग का 15.9, इनसाइड डायमीटर टॉप वाली रिंग का 17.5 और आउटसाइड डायमीटर 20.6। थर्मोमीटर रखा जाता है इसमें, और बाकी इसके और अपैरेटस यूज़ किए जाते हैं। मेन जो है वो मेन यही है, ये इसका पार्ट मेन है कि कितना कितना इसका स्टील बॉल का डाया, उसका वेट, इसके अलावा ब्रास रिंग। एक ये भी ध्यान रखिए कि किस टाइप की रिंग होती है, वो ब्रास रिंग होती है, ब्रास की। डेप्थ, उसकी इनसाइड डायमीटर टॉप और बॉटम की, और उसकी टोटल उसकी डेप्थ। प्रोसीजर वही है। मैं इसको तसल्ली से यहाँ पर आराम से इसको आगे बढ़ा रही हूँ, आप तसल्ली से इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये इसका वही प्रोसेस है जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है। एक इसमें इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखना चाहें तो ये भी ध्यान रखें कि जब रिंग में सेट कर दिया जाता है और अब फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो कितना इंक्रीज़ किया जाता है, तो वो 5 डिग्री पर मिनट इंक्रीज़ किया जाता है। एक ये भी ध्यान रखिए, 5 डिग्री पर मिनट इंक्रीज़ किया जाता है टेम्परेचर। और ज़्यादा बड़ा कोई अपैरेटस होता नहीं है, ये एक छोटा सा अपैरेटस होता है। या आप अपैरेटस देखना चाहे तो ये एक अपैरेटस होता है, ये होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए, रिंग एंड बॉल अपैरेटस। ये कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, द एग्रीगेट इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस आर फर्स्ट एंगुलर, सेकंड फ्लैकी, थर्ड इर्रेगुलर एंड फोर्थ राउंडेड। तो अब जो इसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशंस है, एग्रीगेट की लीस्ट लेटरल डायमेंशन 0.6 टाइम लेस देन 0.6 टाइम ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, देन एग्रीगेट इज क्लासिफाइड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका फ्लैकी। ये फ्लैकीनेस एंड इलॉन्गेशन टेस्ट है एग्रीगेट का। ये इमेज के थ्रू हमने फ्लैकीनेस एंड इलॉन्गेशन टेस्ट की ऐड कर दी है। अपैरेटस कौन सा वाला यूज़ किया जाता है इंडेक्स के लिए, तो फ्लैकीनेस इंडेक्स के लिए थिकनेस गेज हैव विड्थ इक्वल टू 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट। और लेंथ की बात करें, लेंथ गेज की, ये थिकनेस गेज की बात है और ये लेंथ गेज की बात है फॉर इलॉन्गेशन इंडेक्स। तो लेंथ जो होती है, लेंथ वो होनी चाहिए 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन ऑफ द एग्रीगेट। अब मीन डायमेंशन से यहाँ रिलेटेड क्या है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल है। सिंपल सा एग्जाम है कि कोई एग्रीगेट है, वो 40 mm से तो पास कर जाता है और 60.5 mm की सीव पे रिटेंड कर जाता है, तब वो एग्रीगेट का इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होगा। तो जो ये दोनों डायमेंशन है कि 40 से तो पास कर जाता है और 60.5 पे रुक जाता है वो पार्टिकल, तो इन दोनों का मीन निकाल लेंगे। और इन दोनों का मीन निकालने के बाद जब इसका 3/5 करेंगे, 3/5 जो होता है ना वो होता है 0.6, 3/5 जो होता है यानी कि ये 0.6 टाइम्स जब ये होता है तो ये पार्टिकल हो जाता है फ्लैकीनेस इंडेक्स। जो ये वैल्यू निकल के आएगी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स। और इसी वैल्यू में जब इसका 9/5 करेंगे तो ये इसका इलोंगेशन इंडेक्स निकल के आएगा। तो जो 9/5 होता है वो होता है इसका 1.80 इलोंगेशन इंडेक्स।
फ्लैकीनेस इंडेक्स तो इसका 0.6 टाइम्स होता है, वो इससे लेस देन नहीं होना चाहिए, और इलोंगेशन इंडेक्स में 1.80 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो ये सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आया है कि 0.6 टाइम की जगह यहाँ पर 3/5 भी आए, तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। 3/5 आए जब ये फ्लैकीनेस इंडेक्स है, और 9/5 आए तब ये इसका इलोंगेशन इंडेक्स है। और यहाँ पर जो हमने इमेज ऐड करी है वो यही है, फ्लैकीनेस और इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स की। यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि जब फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो ये जो सीव्स का जो है वो आप ये एक ध्यान रखें कि सीव्स का जो साइज़ है, जब इस प्रोसेस को करेंगे तो सीव के साइज़ में जो इसका करेक्ट रखा जाएगा ऑर्डर, वो क्या रखा जाएगा, 60, 50, 40 mm, 31.5, 25। तो कई बार ये इसका जो ग्रेडेशन है, जो इसका है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर के पहले कौन सी सीव फिर कौन सी सीव, तो कम होते हुए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में भी आपसे पूछा जाए तो आप इसका एक करेक्ट ऑर्डर ध्यान रखें। ये इसका ऑर्डर 60, 63, 50, 40, 31.5, फिर 25 की सीव, फिर 20 की सीव, फिर 16 की, फिर 12.5 की, फिर 10 की, फिर 6.3 की, और 4.75 से कम होते तो फिर वो फाइन एग्रीगेट के फॉर्म में आ जाएगा। 4.75 से अबाउ जो होंगे वो कोर्स एग्रीगेट होंगे। इसीलिए यहाँ पर बताया गया था फ्लैकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स का, कि जो फ्लैकीनेस इंडेक्स होता है तो उसकी जो थिकनेस गेज होना चाहिए वो 0.65 इसकी मीन जो डायमेंशन होती है उसके इक्वल होता है, और इलोंगेशन इंडेक्स में ये इसके 1.8 टाइम्स इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग इन मेजर्ड is measured in, options are, first option cubic meter, second explosive powder, थर्ड एनर्जी रिलीज्ड, एंड फोर्थ किलोग्राम। जो एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है ब्लास्टिंग के लिए, स्टोन या रॉक ब्लास्टिंग के लिए, तो वो किलोग्राम में यूज़ किया जाता है। अब ये तो थोड़ा हो गया इजी लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है वो कौन सा वाला यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हमने क्वेरिंग ऑफ ब्लास्टिंग बताया है, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसके अलावा जो यूज़ किया जाता है, ब्लास्टिंग पाउडर इज़ नोन एज गन पाउडर एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ चारकोल, सॉल्ट पेट्रो, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, एंड सल्फर हैविंग प्रपोर्शन बाय वेट 15, 75 एंड 10। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि भाई किलोग्राम में यूज़ किया जाता है ब्लास्टिंग, ये तो थोड़े सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लास्टिंग यूज़ किया जाता है तो इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है, ये वाले यूज़ किए जाते हैं या ये वाले कितने वेट में यूज़ किए जाते हैं, या इस प्रपोर्शन में, इसका एक प्रपोर्शन पूछ ले कि प्रपोर्शन में यूज़ किए जाते हैं, KNO3 यूज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा। बाकी आप बेसिक ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल साइज mm ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक? व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड? ये mm में पूछेगी ये वैल्यूज। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन 190 इंटू 90 इंटू 90 mm, सेकेंड 200 इंटू 90 इंटू 90, थर्ड 200 इंटू 100 इंटू 100, एंड फोर्थ 229 इंटू 114 इंटू 76। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक, जब उसे मॉड्यूलर यानी कि मोल्ड में फिल किया जाता है तो वो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो वो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm में और सेंटीमीटर में। इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखें। इसके लिए इसका ब्रिक का शेप एंड साइज टेस्ट भी किया जाता है।
शेप एजेस, इट्स शेप के लिए तो ये होता है शेप ट्रूली रेक्टेंगुलर विथ शार्प एजेस होनी चाहिए। इसकी बिल्कुल टेक्निकल टर्म इसी फॉर्म में याद करें, इट्स शेप शुड बी ट्रूली रेक्टेंगुलर विथ शार्प एजेस। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो टेक्निकल टर्म बिल्कुल इसी फॉर्म में ही आएगी। और जब इसका साइज टेस्ट किया जाता है, 20 ब्रिक्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर स्टैंडर्ड साइज 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। यहाँ आपसे एमएम में पूछा गया है, ये सेंटीमीटर में है। फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक्स परमिसिबल लिमिट ये इसकी हो गई 368 सेंटीमीटर टू 392 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी 174 सेंटीमीटर टू 186 सेंटीमीटर एंड हाइट 174 टू 186 सेंटीमीटर। जब रैंडमली अरेंज किया जाता है तो अरेंज करने के बाद में जो ये है लेंथ, विड्थ और हाइट, ये इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट्स कलर इज नोन एज। ऑप्शंस आर एल्ड्रेंट्स, सेकंड ड्रायर, थर्ड पिगमेंट्स एंड फोर्थ सॉल्वेंट। तो जो कलर के लिए यूज़ किया जाता है पेंट में वो यूज़ किया जाता है पिगमेंट यूज़ किया जाता है। ड्रायर आप समझ ही जाते हैं इसके नाम से ही, एडल्ट पेंट में कोई टर्म नहीं होती है। और सॉल्वेंट होता है एक। पेंट के आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ध्यान रखें, तो यहाँ हमने इमेज ऐड कर दिया, आप तसल्ली से बस एक बार इसे रीड कर लेना। ये इमेज मैंने इसीलिए ऐड करी है ताकि आप एक बार इसे नज़र से निकाल ले और तसल्ली से रीड कर ले। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ज़्यादा टफ हो या ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ हो इसके अंदर। बस इसके आप ध्यान रखिए कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है बेस, एक होता है व्हीकल, एक होता है ड्रायर, पिगमेंट, सॉल्वेंट एंड एक्सटेंडर। आपको कुछ ध्यान रखना है तो आप बस एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है कि एक लिस्ट दे दी जाए, लिस्ट ए, लिस्ट बी। अब लिस्ट ए में तो कॉन्स्टिट्यूएंट दे दिए जाए और लिस्ट बी के अंदर इनके क्या क्या कार्य होते हैं, कि मतलब बेस जो होता है वो पेंट में क्या रोल प्ले करता है, व्हीकल क्या रोल प्ले करता है, ड्रायर क्या रोल प्ले करता है, सॉल्वेंट क्या रोल प्ले करता है, एक्सटेंडर क्या रोल प्ले करता है। तो इसके सामने इसके ऑब्जेक्टिव या रोल जो भी प्ले कर रहा है पेंट में वो दे दिया जाए और आपको इनको मैच करने के लिए दे दिया जाए ABCD के फॉर्म में कि इनको मैच करो। तो आप एक बार इनको एक बार नज़र से निकाल ले, इसको एक बार तसल्ली से पढ़ ले कि बेस का पेंट में क्या काम होता है। और वाइट लेड एंड रेड लेड ये यूज़ किया जाता है। वाइट लेड यूज़ किया जाता है वुड वर्क के लिए और रेड लेड यूज़ किया जाता है आयरन वर्क के लिए। इसके अलावा व्हीकल, वो इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है। व्हीकल के अंदर कौन से वाला एग्जांपल होता है, तो लिंसेड ऑयल, नट ऑयल एंड टंग ऑयल। ड्रायर यूज़ किया जाता है, ड्रायर के लिए कौन से वाले, कोबाल्ट, लेड, एसिलेट, जिंक सल्फेट। पिगमेंट तो वो तो कलर में होते हैं, जो भी आप कलर चाहें वो कलर में फॉर्म हो जाता है वो तो। सॉल्वेंट में यूज़ किया जाता है, तो सॉल्वेंट में क्या यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट को एज एन थिनर भी बोला जाता है। नैफ्था, टर्पेंटाइन, मिथाइलेटेड स्प्रिन एंड केरोसिन। एक्सटेंडर यूज़ किया जाता है एक्सटेंड करने के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, तो वो एल्यूमिनियम सिलिकेट। इमेज ऐड किए तो आप इससे ज़्यादा वो नहीं हो कि बस पूरी की पूरी किताब जैसे ही फील लग रहा है। मेन चीज़ें याद रखने का है कि बेस होता है तो मेन क्या चीज़ है उसमें, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ें बेसिक है, बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो बेस यूज़ किया जाता है तो उसका रोल क्या प्ले करता है, और रोल प्ले करने के बाद कौन से टाइप का होता है वो, जैसे यहाँ वाइट लाइट और रेड लाइट बता रखा है इस तरीके से। काम क्या होता है ये भी ध्यान रखें। व्हीकल के लिए हो गया लिंसेड ऑयल, नट ऑयल, टंग ऑयल। ड्रायर कोबाल्ट, लेड, एसिलेट, जिंक सल्फेट। पिगमेंट कलर जो भी आप चूज़ करें। सॉल्वेंट में टर्पेंटाइन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, केरोसिन, एज एन थिनर यूज़ होता है ये। एक्सटेंडर वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए एल्यूमिनियम सिलिकेट एक्सटेंडर यूज़ किया जाता है। तसल्ली से रीड कर ले बस एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नोन एज। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन फ्लोटिंग, सेकंड फिनिशिंग,
थर्ड ट्रैवलिंग एंड फोर्थ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो जो फाइनल ऑपरेशन होता है फ्लोर में, फिनिशिंग फ्लोर के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रैवलिंग, वो होता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग की इमेज आप यहाँ देखिए, ये होती है ट्रैवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 10 मीटर, सेकंड 15 मीटर, थर्ड 25 मीटर एंड फोर्थ 45 मीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 45 मीटर। एक्सपेंशन जॉइंट हम तभी प्रोवाइड करते हैं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैकी एग्रीगेट से रिलेटेड है। अ फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज, ऑप्शंस आर इक्वल टू द मीन साइज, ट्वाइस द मीन साइज, थ्राइस द मीन साइज एंड 4 टाइम्स द मीन साइज। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ट्वाइस द मीन साइज। 1.8 टाइम्स जो वैल्यू है फ्लैकी एग्रीगेट अगर है तो वो इलोंगेटेड कब कहा जाएगा, जब इसकी लेंथ जो है वो है इसकी ट्वाइस मीन साइज। ये 1.8 के इक्वल में है इलोंगेशन इंडेक्स इसका। ये वही इमेज हमने वापस से यहाँ ऐड की है। लेंथ गेज इलोंगेशन इंडेक्स के लिए लेंथ गेज हैव लेंथ इक्वल टू 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन, 1.8 टाइम या ट्वाइस। वैसे जो इसका करेक्ट है वो करेक्ट वैल्यू इसका 1.8 टाइम है, लेकिन 1.8 टाइम के यहाँ नियरेस्ट वैल्यू जो है वो ट्वाइस ही है, थ्राइस 4 टाइम्स नहीं है, ट्वाइस द मीन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज। सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर के लिए मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट पूछ रहा है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 4 mm, सेकंड 6 mm, थर्ड 8 mm एंड फोर्थ 10 mm। तो जो यहाँ पर वैल्यू है वो 10 mm सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10 mm है, क्योंकि हम यहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर तैयार कर रहे हैं तो 10 mm से ज़्यादा ही साइज़ रहेगा। वैसे तो जो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू वो 10 mm की है। परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट, इससे ज़्यादा साइज़ का एग्रीगेट यूज़ किया जाता है सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी शोर और रिवर्स एंड प्रोड्यूस मिनिमम वॉइड्स इन द कॉन्क्रीट इज नोन एज। ऑप्शंस आर एंगुलर रिंग, फ्लैकी एग्रीगेट, इर्रेगुलर एग्रीगेट एंड फोर्थ राउंडेड एग्रीगेट। सी शोर और रिवर्स से रिलेटेड जो हमें यहाँ पर एग्रीगेट है वो राउंडेड एग्रीगेट ही वहाँ से मिलता है। सी शोर और रिवर के वहाँ पर जो हमें एग्रीगेट मिलता है वो राउंडेड एग्रीगेट ही मिलता है, क्योंकि पानी कंटिन्यूस बहता रहता है तो वो जो एग्रीगेट होते हैं वो राउंडेड फॉर्म में हो जाते हैं पानी के कंटिन्यूस होने की वजह से। इसके अलावा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिलेटेड यहाँ पर बेस्ड ऑन द शेप द एग्रीगेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं रिवर और सी शोर ग्रेवल से। अब आप समझ जाएंगे कि राउंडेड एग्रीगेट क्यों होते हैं, क्योंकि पानी कंटिन्यूस बहता रहता है तो पानी के साथ बहने की वजह से ये राउंड फॉर्म में हो जाते हैं। बेसिक रीज़न तो यही है, बाकी इसके अलावा सॉल्ट वगैरह जो भी होता है वो उस पर डिपेंड करता है। सेकंड जो है वो है इर्रेगुलर और पार्शली राउंडेड। ये जो हमें मिलते हैं इस टाइप के जो एग्रीगेट मिलता है वो मिलते हैं पिट सैंड्स एंड ग्रेवल, क्यूबॉइड एंड रॉक्स। इसके अलावा फ्लैकी एग्रीगेट द एग्रीगेट हुज लिस्ट डायमेंशन थिकनेस इज लेस देन द अदर 2 डायमेंशन। इसका एग्जाम्पल है लेमिनेटेड रॉक्स। एंगुलर एग्रीगेट
possessing well defined edges formed at the intersection of roughly planar surfaces that obtained by crushing the rocks. Angular ring, ये हमें रॉक्स को क्रश करने पर मिलते हैं. एग्रीगेट के डिफरेंट टाइप हो गए ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन चॉकिंग, सेकंड क्रैकिंग, थर्ड फ्लैकिंग एंड फोर व्रिंकलिंग. अब पेंट सरफेस का अलग हो जाना, उस पेंट सरफेस पे किया है वहाँ से उसका अलग हो जाना, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फ्लैकिंग. इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. तो जो फ्लैकिंग का एग्जाम्पल है वो है ये. इस तरीके से जब पेंट फिल्म डिटैच हो जाती है उस सरफेस से, तो इस तरीके के डिफेक्ट को कहते हैं फ्लैकिंग. इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस हैं उन पे गौर करें तो चॉकिंग एक होता है, क्रैकिंग तो आप इसके नाम से समझ जाएंगे, फ्लैकिंग इमेज में आ ही गया है, और व्रिंकलिंग जो है वो व्रिंकलिंग ये इस तरीके के से जो इमेज सरफेस हो जाती है पेंट सरफेस, तो ये सरफेस व्रिंकलिंग हो जाती है. और चॉकिंग जब आप एक बार उस पर हाथ लगा के देखेंगे तो आपके हाथ में ही पाउडर फॉर्म में जब पेंट आ जाता है, मतलब कलर उतर रहा होता है इस तरीके से, जिस डिस्टेम्पर या जो भी कलर यूज़ करते हैं वो अगर इस तरीके से उतर रहा है तो ये डिफेक्ट होता है चॉकिंग. इस तरीके की इमेज होती है वो होता है व्रिंकलिंग. और फ्लैकिंग का ये वाला एग्जांपल होता है क्रैकिंग. डिफेक्ट जो है वो क्रैक आ जाते हैं, वो सिंपली आप इसके नाम से समझ जाएंगे. फ्लैकिंग आ चुका है तो आप माइंड में व्रिंकलिंग और चॉकिंग भी ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेसेस ऑफ द ब्रिक्स इज नोन एज. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन ब्लोटिंग, सेकंड ऑप्शन शफ्स, थर्ड क्रैक्स, फोर्थ लेमिनेशन. तो जो करेक्ट आंसर है वो इसका शफ्स. ब्रिक के ऊपर हॉट ब्रिक है, हॉट सरफेस ब्रिक के ऊपर जब रेन वाटर फॉल करता है तो उस वजह से जो उस पर डिफेक्ट होता है वो होता है शफ्स. ये डिफेक्ट्स हैं और इनमें से ये शफ्स है. जब हॉट ब्रिक के ऊपर इस तरीके के रेन वाटर गिरता है तो वो इस पर इस तरीके का डिफेक्ट हो जाता है. बाकी ये जो टाइप हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 2.75, सेकंड ऑप्शन 3 mm, थर्ड ऑप्शन 3.75 एंड फोर्थ ऑप्शन 4.75. फाइन एग्रीगेट जो होते हैं वो 4.75 mm से ज़्यादा नहीं होते हैं. उसका जो लिमिट होती है वो 4.75 की होती है. 4.75 से अबाउ जो भी एग्रीगेट होते हैं वो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट. और 4.75 से नीचे जो होते हैं वो होते हैं फाइन एग्रीगेट. ये इसका IS कोड है फाइन एग्रीगेट का 3831963. फाइन एग्रीगेट एज द एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच विल पास 4.75 IS सीव. इसकी लोअर लिमिट ध्यान रखें फाइन एग्रीगेट की, तो वो होती है लोअर साइज लिमिट होती है 0.07 mm. और मटीरियल, द मटीरियल बिटवीन 0.6 mm एंड 0.002 mm is classified as silt. एंड सिल्ट, और इससे भी इस सिल्ट साइज से स्मॉलर जो होते हैं वो होते हैं क्ले. कोर्स एग्रीगेट, द कोर्स एग्रीगेट इज डिफाइंड एज एन एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच इज रिटेन्ड ऑन 4.75 mm IS सीव. 4.75 से जो भी नीचे वाले पार्टिकल होते हैं वो होते हैं फाइन एग्रीगेट. 4.75 से अबाउ जो भी एग्रीगेट होते हैं वो होते हैं कोर्स एग्रीगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन द एल्कोहल. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन डिस्टेम्पर, सेकंड इनेमल पेंट, थर्ड प्लास्टिक पेंट एंड फोर्थ वार्निश. अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वार्निश.
होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स इन द एल्कोहल। इसका ऑप्शन है वार्निश। यहाँ पर वार्निश को हमने वार्निश से रिलेटेड टर्म ऐड की हुई है। द टर्म वार्निश इज यूज टू इंडिकेट द सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स और रेजिनस सब्सटेंस prepared either in alcohol, oil and turpentine। ये वार्निश की बेसिक डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग वार्निश, वार्निश के क्या उद्देश्य होते हैं पेंट में अप्लाई करने के? ब्राइटनेस के लिए पेंटेड सरफेस पे, इसके अलावा पेंटेड सरफेस को एटमॉस्फेरिक एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा डोर, विंडो, ट्रस, फ्लोर एक्सेट्रा इन सब को एटमॉस्फेरिक एजेंसी से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट एक बार में रीड कर ले आप, इतना कोई टफ नहीं है ये। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखें एक तो, और इसके अलावा इनके वार्निश के इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं? इंग्रेडिएंट में एक तो हो गया, इंग्रेडिएंट ध्यान रखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखें, इंग्रेडिएंट ध्यान रखें, रेजिन्स रेजिनस सब्सटेंस होते हैं, ड्रायर होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। अब रेजिन्स में कौन कौन से आते हैं इसके एग्जाम्पल? तो रेजिन्स में आते हैं अंबर, मास्टिक, गम, डामर। इसके अलावा कोपल, लैक, शिलैक एंड रोजिन, ये इसके रेजिन्स के एग्जाम्पल हैं। ड्रायर के एग्जाम्पल ध्यान रखें, वाइट कॉपर एंड लेड एसिलेटेड। और सॉल्वेंट ध्यान रखें, सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, और यहाँ पर एक इस टेबल के अंदर भी करेक्ट बता दिया गया है सॉल्वेंट और रेजिन्स के बारे में। ये सॉल्वेंट और रेजिन्स भी ध्यान रखें। बॉइल्ड लिंसेड ऑयल, अंबर, कोपल, ये तो सॉल्वेंट हो गए। बॉइल्ड लिंसेड ऑयल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, टर्पेंटाइन, वुड नैप्था। इसके अलावा रेजिन्स हो गए अंबर, कोपल, लैक, शलाक, मास्टिक, गम, डामर, रोजिन एंड चीप वेराइटीज ऑफ रेजिन्स। इसके अलावा जब वार्निश से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो इसका जो ये इस क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका सिंपल बेसिक टर्म पूछी गई है कि जो वार्निश यूज़ किया जाता है वो जब इस तरीके की कंडीशन होती है अल्कोहल के साथ में तो क्या यूज़ किया जाता है, तो वो वार्निश यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इतने सिंपल तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखें, इसके अलावा इनके इंग्रेडिएंट ध्यान रखें। इंग्रेडिएंट में जो ये एग्जाम्पल है, ये कुछ एक एग्जाम्पल भी अच्छे से माइंड में रखें। इसके अलावा यहाँ पर टाइप ऑफ वार्निशेस हैं, मैं इसको आराम से यहाँ पर नीचे ड्रैग कर रही हूँ, आप तसल्ली से पढ़ ले। टाइप ऑफ वार्निश है ऑयल वार्निश, स्पिरिट वार्निश, टर्पेंटाइन वार्निश एंड वाटर वार्निश। तसल्ली से पढ़ ले आप, मैं इसको पढ़ूंगी तो थोड़ा आपके लिए बोरिंग सा हो जाएगा ये। और इनके एग्जांपल्स ध्यान रखें। वार्निशेस का ये तो इनके सिंपल प्रोसेस है, कौन से वाले यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ये अभी कम ही क्वेश्चन हुए हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हुए हैं। अभी हम आगे इसके और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एसएससी जेईएन में वो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट ही रखता है। ये अभी इसका पार्ट 1 ही हुआ है, अभी इसके हम आगे पार्ट और लेकर के आएंगे। और इमेज से लेकर के आने का मेरा जो ये तरीका है वो इसीलिए है ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहे। और इमेज ऐड करने से क्या होता है, एक थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगता है, बोरिंग नहीं लगता है, और टर्म भी सही से याद रहती है क्योंकि इमेज हमारे माइंड में अच्छे से कैप्चर होती है। तो बस यही रीज़न है इस तरीके से इमेज ऐड करने का, कन्फ्यूज़न भी नहीं रहे और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। ज़्यादा चीज़ें याद ना रखें, एक तो बस बेसिक टर्म्स याद रखें एक तो, इसके अलावा कुछ एक एग्जांपल ध्यान रखें और बेसिक याद रखें कि उस चीज़ को किया क्यों जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। क्वेश्चन में बेसिक ही आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम अगली नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। अभी तक के लिए थैंक्स।
और फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिविल टैक फॉर सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स। आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये कैसा लगता है ये तरीका ये भी ज़रूर बताएं। आपके कमेंट आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरी वीडियो थोड़ी फास्ट आना शुरू होगी। अभी वीडियो मेरी आराम से आ रही है। आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।